पिछली क्लास में कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी हमने, उनके इंटर कन्वर्जन पढ़े थे, है ना? ओके, तो आगे मैं सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करता हूं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ये यहीं से शुरू हुआ है। ये कोई और टॉपिक और नाम से होगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गया था ना? हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ये देखिए, हमने एक कंटेनर लिया और उसमें कोई प्योर लिक्विड लेना है। मान लीजिए आपने H2O लिक्विड लिया, टेम्परेचर फिक्स है, मान लीजिए रूम टेम्परेचर है 298 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस। इसको कवर किया और कवर करने के बाद कनेक्ट किया एक, क्या है, किससे कनेक्ट किया मैंने? ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? मैनोमीटर। इसको बोलते हैं मैनोमीटर। क्या भरा होता है यहां पे? मरकरी, Hg लिक्विड। प्रेशर बताने में काम आएगा ये। ओके, पहले आपके पास H2O लिक्विड है, धीरे धीरे यहां पर वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे और एक रिवर्सिबल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। H2O लिक्विड, इससे H2O वेपर्स बन रहे हैं और साथ साथ कंडेंसेशन भी हो रहा होगा, है ना? आगे वाली जो रेट है इसको मैं RF बोल रहा हूं और बैकवर्ड साइड में RB। एक टाइम यहां पर ऐसा आएगा, या पहले बताओ कि RF कैसे लिखेंगे? बताओ, RF इक्वल टू KF इंटू H2O लिक्विड की कंसंट्रेशन। फिर आपने पढ़ा हुआ है कि जो भी प्योर लिक्विड्स और प्योर सॉलिड्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन एक्टिव मास मतलब 1 मान लेते हैं। तो ये तो 1 हो गया, इसका मतलब यहां जो RF आया वो कितना आया? इक्वल टू कांस्टेंट। RF क्या है? रेट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर RB हम लिखें, RB इक्वल टू KB, और यहां जो आपके पास H2O वेपर्स हैं उनकी कंसंट्रेशन। क्या H2O वेपर्स की कंसंट्रेशन भी 1 लेंगे? नहीं, वो प्योर लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए होता है। वेपर्स शुरू में कम होंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। जैसे जैसे वेपर्स बढ़ेंगे RB भी बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन RF बिकम्स इक्वल टू RB, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाएंगे। उसको क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आ जाएगा वहां पे। समझ गए मेरी बात? जैसे इसको अगर ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है तो आपने ऐसे ग्राफ पढ़े होंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में कि देखो RF है ना, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, RB बढ़ता जाता है। एक टाइम तब आता है जब RF इक्वल टू RB हो जाता है, यहां जाके आपको इक्विलिब्रियम मिला। पढ़ा हुआ है सबने ग्राफ? अभी क्या सिचुएशन है कि अभी जो हमारे पास RF है वो तो कांस्टेंट है। देखिए आप, अभी कैलकुलेट करा था ना आपने कि RF तो कांस्टेंट चलेगी, जितना स्पीड पे स्टार्ट हुई थी उस पे ही चलेगी। लेकिन जो RB है वो बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और यहां जाकर RF इक्वल टू RB आ जाएंगे। तो यहां जाकर क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये बात क्लियर? ये ग्राफ कैसे बना समझ में आ गया? आ गया ना? जब इक्विलिब्रियम आएगा तो मैं इसका KP लिख सकता हूं। लिख के बताओ, इस रिएक्शन का KP कैसे लिखेंगे? KP इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वेपर्स। और ये जो प्रेशर आया है इसी प्रेशर का नाम है वेपर प्रेशर। ये प्रेशर है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या हुई? व्हेन लिक्विड एंड इट्स वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम, देन
प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, है ना। यहां इक्विलिब्रियम आना जरूरी है। देखो जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा ना, ये मैनोमीटर का लेवल चेंज होता रहेगा, या जो मरकरी का लेवल है ना वो चेंज होता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि मरकरी का लेवल चेंज नहीं हो रहा। ऐसा कब होगा? हाँ, जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाए, मतलब वेपर्स और ना बने। ऐसा होगा तो ये जो वेपर्स का प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। बिना इक्विलिब्रियम के वेपर प्रेशर डिफाइन नहीं होगा। समझे बात? अच्छा ये बताओ, आप बोल रहे हो कि वेपर प्रेशर है ना वो तो केपी के इक्वल है। अब एक रिएक्शन या एक प्रोसेस का केपी किस पर डिपेंड करता है? केवल और केवल टेम्परेचर पे, और केपी इसके इक्वल है। तो एक लिक्विड का वेपर प्रेशर केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर इसके अलावा कोई भी फैक्टर लिया आपने, कोई भी फैक्टर से चेंज किया, तो वेपर प्रेशर चेंज नहीं होएगा। अभी मैं कुछ एग्जांपल आपसे पूछूंगा, आप बोलोगे चेंज हो जाएगा, नहीं बोलोगे ना? हाँ, अभी थोड़ी देर में आएंगे एग्जांपल्स। तो ये बात क्लियर? मैंने दो बातें समझाया है यहाँ पे कि एक तो ये ग्राफ कैसे बना, दूसरा जो वेपर प्रेशर है ना वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल आता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है? केवल टेम्परेचर पर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टेम्परेचर पर जो डिपेंडेंस आती है वो क्या आती है, पता है किसी को? अच्छा, रेट कांस्टेंट की टेम्परेचर पर डिपेंडेंस क्या आती है? रेट कांस्टेंट स्मॉल के की ए ई बाय आर टी। अगर मैं यहां से आपसे बोलूं कि के और टी का ग्राफ बनाओ, तो कल हमने बनाया था, याद करो, ऐसे ले जाके ऐसे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिपेंडेंस भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिपेंडेंस है ना बिल्कुल ऐसे आती है। जैसे ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, पहले कोई एक कांस्टेंट आ जाएगा, कोई भी हो सकता है। मान लो मैंने एल पी ले लिया, हर टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अलग अलग नाम बोल देते हैं। तो जैसे मैंने पी ले लिया, ई रेस टू पावर डेल्टा एच अपॉन आर टी। दोनों में सिमिलरिटी देखो, ये क्या है? आर्नियस कांस्टेंट। ये कोई कांस्टेंट है। ई रेस टू पावर, वहां एक्टिवेशन एनर्जी थी, यहां पर क्या है? एंथैल्पी। सही बात है ना? इसका मतलब मैं आपसे पूछूं कि जो वेपर प्रेशर है उसकी टेम्परेचर पे डिपेंडेंस क्या आएगी? एग्जैक्टली यही आएगी। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेस टू पावर, ये एंथैल्पी है। जो भी प्रोसेस होगा ना उसकी एंथैल्पी आप लिख देंगे। अभी कौन सा प्रोसेस है? वेपोराइजेशन, तो वहां पे क्या आ जाएगा? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ कैसा आएगा, तो आप एग्जैक्टली यही ग्राफ बनाएंगे ऐसे ही। बात समझ गए? अब आप ये बताओ, जितने भी रिएक्शंस होती हैं क्या सभी के केपी सेम होते हैं या हर रिएक्शन का अलग अलग होता है? अलग अलग होता होगा ना। हाँ, तो अगर आप लिक्विड चेंज कर देंगे, जैसे मान लो आपने दो लिक्विड लिए, ये टू लिक्विड्स लिए, लिक्विड ए और लिक्विड बी। इनके बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं मैंने। इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका 150 डिग्री सेल्सियस है। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मान लो एट 25 डिग्री सेल्सियस, कौन ज्यादा वेपर्स बनाएगा? सेम क्यों बनाएगा? हाँ? ए ए की भी, एक की वेपर्स ज्यादा बनेंगी। देखो एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इसकी बॉइलिंग पहले होती है इससे। बात समझ गए ना? तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं मोर वोलेटाइल। तो आपसे कोई पूछे कि इनमें ज्यादा वोलेटाइल कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? ए। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये डेटा दिए थे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के, इसका 10 किलो जूल और इसका 15 किलो जूल पर मोल, इतना लिख दिया बस। दो लिक्विड हैं, उनके एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के डेटा दिए हैं, पूछा है कौन ज्यादा वोलेटाइल है, ए या बी?
कैसे? आप देख रहे हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर द वेपोराइजेशन ऑफ 1 मोल लिक्विड। 1 मोल लिक्विड को वेपोराइज करने के लिए कितनी हीट चाहिए? किसमें कम चाहिए? ए में। मतलब ए को वेपोराइज करना आसान है, तो वहां पर वेपर्स ज्यादा बनेंगे। तो फाइनली ये बात हुई कि वेपर प्रेशर दो चीजों पे डिपेंड करता है केवल। किस किस पे? एक तो लिक्विड के नेचर पे और एक टेम्परेचर पे। और मैं लिक्विड भी फिक्स कर दूं, H2O लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर, अब केवल एक ही फैक्टर बचा, क्या? टेम्परेचर। बात समझ गए? कई ऐसे ऐसे होते हैं कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन दे रखा है, अमाउंट ऑफ लिक्विड। आपसे बोला जाए कि एक तो ये कंटेनर है, एक ये बड़ा कंटेनर है, आप बताओ किसके ऊपर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एक फिक्स टेम्परेचर में? दोनों लिक्विड सेम है, आप क्या बताएंगे? सेम। क्या इसकी जो ये सरफेस एरिया है लिक्विड का, इसका फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एक्सटर्नल प्रेशर का फर्क पड़ेगा? अरे जब बोल रहे फैक्टर एक ही है, फिर यस सर कहां से आ गया? एक्सटर्नल प्रेशर बदल दो, आप तो सारा प्रोसेस क्लोज कंटेनर में करवा रहे हो, पूरा कवर किया था ना उसको, अब बाहर कुछ भी हो अपने क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम आएगा तभी डिफाइन होंगी सारी चीजें। चलो भाई इधर से देखो, दो जगह हैं, एक जैसलमेर, ओके, एक गोवा। दोनों जानते हो क्या खास बात है दोनों की? ओके, आप ये बताएं, टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस दोनों पे, गर्मियों का टाइम है, कहां पर वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जैसलमेर या गोवा? कितने लोग जैसलमेर बोल रहे हैं, कितने लोग गोवा बोल रहे हैं? अभी बोला था सेम टेम्परेचर, देखो केवल कुछ भी लिख दो तो बस चेंज कर देते हो यार। मैं बोला था टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बस, तो आंसर क्या आएगा? सेम। पर ऐसे लग रहा है कि नहीं यार ऐसा होता तो नहीं है, देखो हमने गोवा में तो खूब सारी ह्यूमिडिटी देखी है, जैसलमेर में तो सूखा सूखा है, तो ऐसा नहीं है। आप चाहे जैसलमेर जाओ या गोवा जाओ, ये कंटेनर साथ लेकर जाना। बात समझे? और वहां कितनी ह्यूमिडिटी है उससे मतलब नहीं है, इस कंटेनर में जो प्रेशर बोलेगा ना वो आंसर करना है अपने को। टेम्परेचर सेम है। अब आप पता करेंगे तो पता चलेगा कि दोनों जगह वेपर प्रेशर सेम है। फिर गोवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा क्यों है, उसका मैं समझाता हूं रीजन। देखो, जैसे हमने बोला कि हर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर फिक्स होता है वाटर का, आप एक बुक में प्रिंट कर सकते हो कि इस टेम्परेचर पे इतना, इस पे इतना, इस पे इतना। अब वो हर जगह ऐसा ही रहेगा, कहीं भी चले जाओ। तो मान लीजिए टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और लिखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ H2O 200 mm होना चाहिए, इतना होना चाहिए। सही बात है, लेकिन इतना कब होता है? जब आप क्लोज कंटेनर लेते हो और इक्विलिब्रियम लाते हो तब। लेकिन अगर कंटेनर क्लोज नहीं है, जैसे अपना रूम है ये क्लोज नहीं है, यहां का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, ये वेपर प्रेशर आना चाहिए। क्या इतना वेपर प्रेशर है भी यहां पे? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इक्विलिब्रियम ही नहीं है, और वेपर प्रेशर आपको इससे कम ही मिलेगा। इक्विलिब्रियम पर तो ये वेपर प्रेशर, जो वाटर का प्रेशर है ना, वो मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद तो रिएक्शन रुक जाती है ना। पहले वेपर प्रेशर प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जब इक्विलिब्रियम आया फिर रुक गया। अभी हमने पता किया कि जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वो कितना था? वो था 150 mm। कहां? अपने रूम का मान लेते हैं। इनका जो परसेंटेज आएगा उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। 150 बाय 200 इंटू 100 इक्वल टू 75%। ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब जब आपने पता किया, ये ऐसे मान लीजिए ये पार्शियल प्रेशर है ना, ऐसा तो है गोवा में,
और जैसलमेर में तो पानी है ही नहीं, तो वहां जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना था 50। तो जो गोवा की रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो तो कितनी आई 150 बाय 200 इंटू 100 इक्वल टू 75%। जबकि जैसलमेर की क्या आई 50 इंटू 200 इंटू 100 इक्वल टू 25%। तो जो ह्यूमिडिटी फील करते हो ना आप लोग, उसका रीजन ये है। और वेपर प्रेशर कब पता करते हैं इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम आएगा तो दोनों जगह पे यही हो जाएगा। समझ गए? जैसे ऐसे होता है ना, बरसात का टाइम है, खूब सारी बरसात हो रखी है, अब आप कपड़े सुखाओ जाके, आपके कपड़े सूखने में 2-3 दिन लग जाते हैं। ये मत सोचना बरसात में सुखाए थे इसलिए ऐसा हुआ था, अंदर ही सुखाओ तो भी है ना खूब सारा टाइम लगता है। और उसका रीजन ये यही सोच रहा था हाँ? हाँ, बरसात में तो टाइम लगेगा, बरसात रुकेगी ना तभी सूखेंगे कपड़े। तो 2-3 दिन लगने के पीछे पता है रीजन क्या होता है कि एयर के अंदर, मान लो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, एयर के अंदर अधिकतम वेपर प्रेशर इतना हो सकता था और इतना हो गया, लगातार बारिश हुई ना, टेम्परेचर भी ठीक ठाक है, वेपर्स बने, इतना हो गया। अब एयर बिल्कुल भी वेपर्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो आपके कपड़े सूखेंगे ही नहीं। जब एयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी तब जाके एयर वेपर्स एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगी। गोवा में कपड़ा सुखाओ, जैसलमेर में सुखाओ, कब जल्दी सूखेगा? जबकि टेम्परेचर सेम है। रीजन, वहां एयर में ह्यूमिडिटी नहीं है, काफी कम है, तो वो एब्जॉर्ब आराम से कर लेगी। ये बातें क्लियर है ना? तो ये हमने पढ़ा कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है और किन बातों पे डिपेंड करता है, और साथ में रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद अब मैं टॉपिक को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, जिसमें केस 1 है मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स। और जब भी मैं लिक्विड बोलूं आप उसको क्या मान के चलेंगे? वोलेटाइल। हमने 2 लिक्विड्स का मिक्सर लिया है, ये देखो मैं एक मिक्सर बना लेता हूं, इसमें लिक्विड ए है और लिक्विड बी है। सेम इंस्ट्रूमेंट लिया हमने, इसको कवर किया और यहां क्या लगा दिया? मैनोमीटर। अभी आपने टॉपिक पढ़ा था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। जब एक ही लिक्विड हो तो वेपर प्रेशर कैसे करेंगे? अब की बार मिक्सचर है और दोनों वोलेटाइल हैं। दोनों वोलेटाइल है मतलब दोनों वेपर्स बनाएंगे। जैसे लिक्विड में दोनों हैं उसी तरीके से वेपर्स भी दोनों होंगे। अब यहां वेपर्स के अंदर एक का वेपर प्रेशर कितना होगा, बी का कितना होगा, है ना? टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, ए के कितने मोल होंगे, बी के कितने मोल होंगे, ये कैलकुलेट करना अब इश्यू है अपना। टॉपिक फिर से वही है, कैलकुलेट क्या करना है? वेपर प्रेशर, लेकिन इस बार किसका? मिक्सचर का। प्योर लिक्विड नहीं है इस बार, मिक्सचर है 2 लिक्विड्स का। समझे मेरी बात? मान लीजिए यहां पर एक के मोल फ्रैक्शन है ना वो XA है और बी के XB है। ये मोल फ्रैक्शन किसमें है? लिक्विड में। ये मिक्सर तो आपने बनाया है, फिर इससे वेपर्स बने। वेपर्स में ऐसे ही मोल फ्रैक्शन होंगे या बदल जाएंगे? बदलेंगे ना। अरे नहीं बदलते तो फिर इसको पढ़ते ही क्या, बस खत्म ये लो। यहां जो वेपर्स में मोल फ्रैक्शन होंगे वो अलग टाइप के होंगे, जिनको मैं क्या बोल रहा हूं, YA और YB। यहां जो टोटल वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर मतलब ए और बी का सम, ए और बी के वेपर प्रेशर का सम, वो क्या है? PS है। ये PS कैलकुलेट करना है और ये कैलकुलेट करने हैं। समझे मेरी बात? तो ये कैलकुलेशन है ना, वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने की, डाल्टन। डाल्टन बोला कि अभी कैलकुलेट करता हूं, देखो मैं। वो बोला कि देखो जो PA है, PA मतलब यहां ए का पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर, वो किसके इक्वल होगा?
इसके मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। ऐसे जो पीबी होगा वो कितना होगा, समझे बात? यार दिक्कत हो रही है बोलने में। हटाई दो थोड़ी देर। वो मैं इसलिए नहीं हटा रहा था कि मान लो किसी और को भेज दे तो पता नहीं चलेगा आप लोगों को। हाँ तो यहां देखो है ना, डाल्टन ने क्या काम किया, देखो ये फॉर्मूले लिखे। डाल्टन ने इसको कैसे डराइव किया, उसने बोला देखो पी इक्वल टू एनआरटी, सभी ने हमने पढ़ रखा है, पढ़ रखा है ना। यहां से वहां देखो V कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। मान लो ये PA है तो ये क्या हो जाएगा NA, और अगर ये P टोटल है तो ये क्या हो जाएगा NA प्लस NB। इस बात को समझे क्या? अब इनका रेशो लीजिए, PA बाय P टोटल, P टोटल को PS लिख दो, PS इक्वल टू NA बाय NA प्लस NB। ये क्या बन गया मोल फ्रैक्शन, तो इसने लिख दिया PA इक्वल टू YA PS, इस तरीके से लिखा। मतलब ये हुआ कि उसने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया, उसने तो यहां मोल काउंट करे और बता दिया कि ऐसे PS कैलकुलेट कर लेंगे। एक तरीके से ऐसे हो गया क्वेश्चन कि आप मुझसे पूछो कि सर आपको क्या लगता है कि हमारी क्लास में किस किस का सिलेक्शन होएगा नीट के अंदर। मैंने आपको बोला कि अभी रिजल्ट आने दो, बता दूंगा मैं तुरंत। तो ये काम डाल्टन ने कराया, मतलब कुछ भी नई बात नहीं थी, जो आइडियल गैस में पढ़ाई थी यही बात। उसने क्या किया, नीचे क्या है मुझे नहीं पता, मेरा ध्यान है इस गैस पे, मैं यहां पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाऊंगा और ये कैलकुलेट कर दूंगा। उसके बाद एक साइंटिस्ट आता है राउल्ट, राउल्ट्स लो। वो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता है। वो क्या बताता है कि यहां एक का वेपर प्रेशर कितना है, यहां एक का वेपर प्रेशर कितना है, मैं इसको एक्स ए से भी बता सकता हूं। एक्स ए क्या है, यहां मोल फ्रैक्शन। मतलब आपने सॉल्यूशन को वेपोराइज नहीं किया, डाल्टन ने तो क्या किया, पहले इसको वेपोराइज किया, यहां मोल देखे और फिर उस जो वेपर थी उसमें पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दिया। जबकि ये क्या बोलता है, वेपोराइज करने की जरूरत नहीं है, मैं यहां मोल फ्रैक्शन देखूंगा और सीधा इसका वेपर प्रेशर बता दूंगा। बात समझे? सिमिलरली पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सबी, वो सीधा ये बोलता है। फिर यहां पे कुछ कांस्टेंट आएंगे, याद है क्या आपको, पी ए इक्वल टू एक्स ए पी नोट ए। पी नोट ए क्या है बताओ, पी नोट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। प्योर ए मतलब केवल ए लेना है इसके अंदर, तब वेपर प्रेशर क्या आएगा। सिमिलरली पी नोट बी क्या आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, केवल बी लेना है फिर पता करना है। समझे? तो इस तरीके से पी ए उसने लिखा, इस तरीके से पी बी लिखा, एक्स बी पी नोट बी। ये बात समझ में आई है? अब है ना, इससे रिलेट करो, डाल्टन क्या कर रहा था, डाल्टन बोलता है मुझे नहीं पता नीचे क्या है, मैं तो ऊपर मोल देखूंगा उससे पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर दूंगा। देखो इसने क्या यूज करे हैं, वाई ए वाई बी, ये कहां की मोल फ्रैक्शन है, ऊपर। ये क्या इंटरेस्टिंग बात बताता है, ऊपर कितना वेपर बनेगा, ये बात मैं नीचे सॉल्यूशन देख के ही बता दूंगा। उसने पीए को रिलेट किया लिक्विड वाले मोल फ्रैक्शन से, एक्स ए से। समझे मेरी बात? जो पीएस है मतलब पूरा वेपर प्रेशर, वो होगा पीए प्लस पीबी, मींस पीएस इक्वल टू एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। ऐसे ये फॉर्मूला बना। यहां हमें क्या सीखना है उस बात पे ध्यान दो। आपको ऐसे लिखना है, जो आपको याद करना है कि पीए होता है एक्स ए पी नोट ए इक्वल टू वाई ए पी एस। ये बात किसने बोली, राउल्ट ने। ये बात किसने बोली, डाल्टन ने। ऐसे याद करना है, दोनों याद होना चाहिए, क्योंकि वाई ए भी कैलकुलेट करवाऊंगा मैं आपसे अभी। जो पीबी है वो किसके इक्वल है,
एक्स बी पी नोट बी इक्वल टू वाई बी पी एस। ये भी क्लियर। और एक लास्ट में ध्यान रखना है कि पी एस क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, मतलब एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। कोई डाउट इसमें? पक्का? अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स किस तरह से करेंगे, तो आप लिखिए। पहले फॉर्मूले लिख लेना ऊपर दोनों, यहां से यही सीखना है, बस ये काम का है अपना। वो फॉर्मूले लिख दो जो कोने में लिखे हुए हैं। लिखे? ये लिख लिए? इनको एक बार लिख लो। फेयर कॉपी है, रफ कॉपी है? पहले ये लिख लो, फिर अपन एग्जांपल्स लिखेंगे इस पे, है ना। लिखाऊं? 2 moles of A, 2 moles of A एंड ए के आगे ब्रैकेट में एल लिख देना, लिक्विड है ना। 2 moles of A लिक्विड, ब्रैकेट में एल लिख लो, एंड 3 moles of B liquid are mixed to form a solution. To form a solution. If P naught A equal to 100 mm and P naught B equal to 200 mm, then find फर्स्ट पार्ट लिखो, इससे कई सारे पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जल्दी से पता कर दो। सही आ रहा है? सभी का आना चाहिए। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करनी है बस। खूब सारे क्वेश्चन आए हुए नीट में इस फॉर्मूले पे। वन 160 आ रहा है? कितने लोगों का आ गया? वेरी गुड, सभी का आना चाहिए यार, आसान तो है ही। देखो सबसे पहले आप एक्स ए पता करोगे, एक्स ए इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ये एन ए कितना है? 2, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, सॉरी 2/5। ओके, तो एक्स बी कितना आएगा? एक्स बी होगा 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस 2/5 इक्वल टू 3/5। पहले ये काम करेंगे, फिर वो फॉर्मूला पी एस इक्वल टू एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। एक्स ए कितना है बोलो? 2/5, पी नोट ए 100, एक्स बी 3/5 इंटू 200, ये कितना आ गया? 40, ये 120 इक्वल टू 160। बिल्कुल आसान है कि नहीं है? सेकंड पार्ट लिखें, इसका सेकंड पार्ट लिखिए। वाई ए एंड वाई बी ये पता करने हैं आपको। वाई ए वाई बी क्या है? वेपर में क्या मोल फ्रैक्शन बने थे, है ना। तो वो फॉर्मूला लगाओ इसके अंदर जो राउल्ट और डाल्टन ने दिया था साथ साथ। बिल्कुल सही बात। ऐसे कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, इनके आप कुछ पढ़ाया नहीं अभी, ये यूज हो गया, अब वही बच्चे हैं बस। मतलब आप सोच रहे हो क्या लगाएं।
1/4 3/4, बिल्कुल सही बात। अब इसमें कैलकुलेशन तो है नहीं, पता नहीं क्यों टाइम लगाते हो। आप लिखोगे कि पीए मैं कैसे लिखूंगा, एक्स ए पी नोट ए, ऐसा तो राउल्ट ने बोला, और वाई ए पी एस ऐसा किसने बोला, डाल्टन ने। एक्स ए अभी आपने कैलकुलेट करा था, कितना आया था, 2/5। पी नोट ए मैंने गिवन है 100, वाई ए पता करना है, और पी एस अभी जो आपने कैलकुलेट करा है 160। वाई ए इक्वल टू, ऊपर है 2 इंटू 100, 5 इंटू 160, ऐसा ही है क्या। ये 0 0 कैंसिल आउट, 1/4 आ रहा है क्या, 1/4। अगर ये ऐसा आ रहा है तो y भी अपने आप बता दोगे आप, 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4। हर बार वेपर्स के मोल फ्रैक्शन ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, और कोई तरीका है ही नहीं, और कोई फॉर्मूला है ही नहीं यहां पे, बस यही है पूरा। आधा चैप्टर है ना, इसी में खत्म हो जाता है, राउल्ट लॉ के अंदर ही। थर्ड पार्ट लिखें, फाइंड फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ कंडेंसेट, कंडेंसेशन से कंडेंसेट बनाओ, कंडेंसेट, कंडेंसेट ऑफ दिस सॉल्यूशन, ऑफ दिस सॉल्यूशन। ये कृष्ण अपने मॉड्यूल में है, और सभी का ये डाउट रहता है। मैं आपको पहले समझाता हूं कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। अभी आपको सोल्व नहीं करना। देखो, मैंने एक सॉल्यूशन बनाया था जिसमें यहां पे एक्स ए इक्वल टू 2/5 था, एक्स बी इक्वल टू 3/5 था। फिर मैंने बोला कि इसकी वेपर्स आके ऊपर कलेक्ट हुई, वेपर्स में जो ए के मोल फ्रैक्शन है वो कितने आए थे, 1/4, और बी के 3/4। क्या ऐसा काम हम कर चुके हैं, कर चुके हैं ना। अब सुनना सभी लोग, है ना, इधर ध्यान देना। अब आपको क्या करना है, ये जो वेपर्स आए ना, उसको यहां से अलग कर लो, इनको इनको यहां से हटा लो, वेपर्स को कलेक्ट करके फ्रिज में रख दो थोड़ी देर के लिए। क्या होगा, वेपर्स कंडेंस हो जाएंगे, समझ गए ना। ये कंडेंस होने के बाद जो लिक्विड आपको मिला है, इसको बोलते हैं फर्स्ट कंडेंसेट। थोड़ी देर बाद वापस वेपर बनेंगे, उनको कलेक्ट कर लो, उसको बोलेंगे सेकंड कंडेंसेट। लेकिन हमारी कैलकुलेशन हमेशा फर्स्ट वेपर्स को लेके ही होती है, क्योंकि यहां से वेपर हटा लोगे, उसके बाद यहां क्या बचा ये मुझे नहीं पता कि कितने वेपर हटाई, फिर उसके बाद इनके कितने मोल बचे, इसका आइडिया अपने को थोड़ा है। तो फर्स्ट कंडेंसेट लिखा हो या कंडेंसेट लिखा हो, आपको फर्स्ट ही मानना है, फर्स्ट ना लिखा तो भी फर्स्ट ही मानना है। तो क्या काम किया, इन वेपर्स को उठाया, एक कंटेनर में लिया, फ्रिज में रखा। अब ये मत सोचना कि कैसे करेंगे यार, ये अपने को करना नहीं है, सोचना है बस केवल, है ना। और यहां जाके फिर से फ्रिज में रखने पे इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेट। यहां अब लिक्विड बन गया ये, तो इस लिक्विड का कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शंस इस वेपर जैसे होंगे कि नहीं होंगे, कुछ बोलते नहीं हो यार, होंगे ना। तो अब मैं इसको बोलूंगा एक्स ए, वापस लिक्विड बन गया ये, और लिक्विड में यूज करते हैं एक्स, वेपर्स में वाई, या एक्स ए डैश बोल दो, चलो एक्स ए डैश। एक्स ए डैश कितना रहेगा 1/4, एक्स बी डैश कितना रहेगा 3/4। ये है कंडेंसेट, समझ गए बात। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसके ऊपर क्या वेपर प्रेशर बनेगा, तो वापस से वही फॉर्मूला लगा दो जो अभी लगाया था, पीएस वाला। बस ध्यान क्या करना है कि इस बार एक्स एक्स भी ये लिखना, समझ गए। लिखो, तो आप एक लाइन लिख लो इसमें, कौन से, जो वेपर्स थे ना उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, तो मोल कैसे बदलेंगे,
मान लो यहाँ पे ए के 2 मोल थे, बी के 4 मोल थे, ए के 2 बी के 4। अब उनको लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा? मोल तो वही रहेंगे। हाँ, क्या लिख रहे हैं? कंडेंसेट की डेफिनेशन है, आप लिखिए क्या? फर्स्ट वेपर्स कलेक्टेड first vapors collected from the solution and condensed ये मैंने किसकी डेफिनेशन लिखाई है? कंडेंसेट की, है ना? कंडेंसेट लिखा था पहले, पहले लिख दो या बाद में ब्रैकेट बना के लिख दो। अब इसको जल्दी से सोल्व करके बताओ। 175 आएगा, बिल्कुल सही बात। कर लिया? वापस से वही फॉर्मूला लगाना है आपको कि जो पी एस है वो क्या होगा? एक्स ए डैश पी नोट ए एक्स बी डैश पी नोट बी। एक्स ए डैश कितना है? 1/4। पी नोट बी नहीं बदलेंगे, ये केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। 3/4 200, ये हुआ 25, ये 150 और ये 175। आसान था कि नहीं था? आप चाहे तो ये डायग्राम भी बना सकते हो जो मैंने बनाए हैं। इसका लास्ट पार्ट लिखो। लास्ट पार्ट आप ऐसे समझ ही होंगे मैं क्या कैलकुलेट करूंगा। वाई डैश वाई बी डैश ना, तो लैंग्वेज में लिखो, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी in the vapors of condensate, in the vapors of condensate। जो वेपर्स बने हैं अब वही जैसे पहले किया था। अब तो ऐसे मान लो ना, ये क्या था इसको भूल जाते हैं, है ना? बस जो पहले इसी को मान लीजिए, जब ये सॉल्यूशन है आपके पास 1/7 6/7, कर लिया होगा। वापस से ऐसे देखो, पी ए डैश क्या होगा? एक्स ए डैश पी नोट ए इक्वल टू वाई ए डैश पी एस डैश। इसको पी एस डैश बोल दो चाहे तो। नए सॉल्यूशन में सब में डैश यूज कर रहे हैं हम लोग, ओके। एक्स ए डैश कितना है देख के बोलो नीचे, 1/4। पी नोट ए 100, वाई ए डैश कैलकुलेट करना है, और पी एस डैश अभी आपने कैलकुलेट करा था 175। वाई ए डैश इक्वल टू 100/4 इंटू 175, ये 25 हो गया 1/7। और सिमिलरली जो वाई बी डैश हो क्या आ जाएगा? 1 - 1/7 इक्वल टू 6/7। क्लियर है? अब एक छोटी सी बात और समझ लो, ये यहां तक का तो अपने मॉड्यूल में है क्वेश्चन, हमने बस थोड़ी सी कैलकुलेशन और करी है आगे, है ना? ये देखो, इस सॉल्यूशन में जो ए है ना, ए और बी कैसे बदल रहे हैं? जो फर्स्ट सॉल्यूशन लिया था उसमें ए के मोल फ्रैक्शन कितने थे? 2/5 मतलब 0.4, और बी के 3/5 मतलब 0.6।
फिर उसके बाद जो वेपर्स बने उसमें ए कितना हो गया 1/4 मतलब 0.25 और ये कितना हो गया 3/4 0.75। इसके बाद इसके ऊपर जो वेपर्स बने उसमें ये कितना हो गया 1.7। 1.7 कितना होता होगा अप्रोक्सीमेट 0.15 बोल दो अप्रोक्सीमेट है ना। और ये कितना हो गया 6/7 मतलब 0.85। ये कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, ये कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पी नोट ए कितना दिया था 100, पी नोट बी क्या दिया था 200। मतलब बी ए से ज्यादा वोलेटाइल है और जो ज्यादा वोलेटाइल है उसकी परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ये आपने भी एक स्टेप करवाई, अगर आप 7-8 स्टेप करवा देते तो जो बी है ना वो ऑलमोस्ट 1 पहुंच जाता, 100% हो जाता। समझे कि नहीं समझे? इस कंसेप्ट को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हालांकि अब तो अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, लेकिन पहले है ना यही तरीका होता था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? टू लिक्विड्स को सेपरेट करने का तरीका। कौन से लिक्विड्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट किए जा सकते हैं? जिनके वेपर प्रेशर में डिफरेंस होता है। डिफरेंस ना होता तो दोनों बराबर चलते रहते। सही बात है ना? तो ये कंसेप्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। अब यहां एक छोटी सी बात और बता दूं मैं आप लोगों को। तो एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बताना सही है क्या? वेपर्स बिकम मोर रिचर बाय मोर वोलेटाइल सब्सटेंस। बोलो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए बोल रहा हूं मैं, सही बात है? हाँ, वेपर्स में जो मोर वोलेटाइल सब्सटेंस है उसकी अमाउंट धीरे धीरे बढ़ती रहती है। ये इक्वेशन है जो आपने भी लिखा। आपको ग्राफ बनाना है बच्चों। ग्राफ किसमें बनाना है? पीएस और एक्सए में। पीएस और एक्सए में क्या इस इक्वेशन से बन जाएगा? अभी जिस कंडीशन में है ये नहीं बनेगा, क्योंकि इधर दो वेरिएबल हैं, एक को हटाना पड़ेगा। अगर वो एक्स बी से ग्राफ बनवाए तो एक्स ए को हटा देना, एक्स ए से बनाए तो एक्स बी को हटाना। हटाने का मतलब ये नहीं है कि ये हटा दिया, देखो है ना। हाँ बिल्कुल सही बात। एक्स ए पी नोट ए प्लस 1 माइनस एक्स ए पी नोट बी। एक्स ए पी नोट ए प्लस पी नोट बी माइनस एक्स ए पी नोट बी। इन दोनों में एक्स ए है, कॉमन ले ले तो ये हुआ पी नोट बी प्लस एक्स ए पी नोट बी माइनस पी नोट ए। क्या अब ग्राफ बन जाएगा? देखो ये कहां है? y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। यहां जो ग्राफ का स्लोप है मतलब m वो कितना आ रहा है बताओ? पी नोट बी माइनस पी नोट ए। तो इस ग्राफ का स्लोप है वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा? तो आप बोलेंगे कुछ भी आ सकता है। वो तो डिपेंड करेगा ना इन दोनों में बड़ा कौन है। किसी को बड़ा दिया जा सकता है क्वेश्चन में। कौन माइनस में आ रहा है? मैंने मल्टीप्लाई किया पी नोट बी माइनस एक्स से पी नोट बी माइनस एक्स से पी नोट बी। पी नोट बी ये रहा, इन दोनों में से मैंने एक कॉमन लिया तो ये ऐसे आ रहा है ना। ओके 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 सही बात। ठीक है ना? ये क्लियर एकदम। अब ग्राफ बन सकता है, स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा। यहां इस जगह पे एक्स से कितना है 0 और एक्स से की मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है 1। मान लीजिए यहां आके इस जगह पे आके एक्स ए 1 हो गया, मैंने ग्राफ बनाया तो ऐसा ग्राफ आया। क्या ये ग्राफ ऐसा भी पॉसिबल था? ऐसे पॉसिबल था ना? क्या ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन भी पॉसिबल था? अरे पी इक्वल टू पी भी आ जाए तो पॉसिबल थे यार। तो यहां क्या वैल्यू थी उस पर डिपेंड करेगा ना।
अगर पी इक्वल टू पीबी है तो स्लोप 0 आएगा, पी ए बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा, पीबी बड़ा है तो नेगेटिव आएगा। बात समझे? देखो यहां एक्स से कितना है 0, एक्स से 0 है मतलब एक्स बी 1 है, एक्स बी 1 है, एक्स बी 1 है तो वेपर प्रेशर कितना आएगा, केवल बी है आपके पास, सब मतलब पी नोट बी। तो ये जो हाइट है ना वो होनी चाहिए पी नोट बी, कोई डाउट इसमें? और ये इक्वेशन से भी आ जाएगा, देखो किसी, जैसे ये इक्वेशन है, यहां एक्स ए 0 पुट करो, एक्स ए 0 पुट करो तो ये सब 0 हो गया, पी एस इक्वल टू पी नोट बी। यहां प्योर ए है, प्योर ए है तो इसकी हाइट क्या आएगी पी नोट ए, यहां एक्स बी कितना होगा 0। देखो आप, अगर मैं एक्स ए 1 पुट कर दूं, ये मैंने 1 रख दिया, तो पी नोट बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, पी एस क्या बचेगा पी नोट ए। सबसे पहले बात तो जो ग्राफ होता है ना वो आज तक तो हम ऐसे बनाते थे ये लोग, इसमें ऐसे और क्यों कर दिया, क्योंकि इसमें मैंने 2 ग्राफ शो करे एक साथ, इधर से जा रहे हो तो ये एक्स ए के साथ वेरिएशन है, इधर आ रहे हो तो ये एक्स बी के साथ वेरिएशन है, दोनों ग्राफ एक ही में शो कर दिए, इसलिए हमने दोनों तरफ लाइन बनाई। क्लियर ये बात? एक और चीज देखो फिर, आप बताओ पी ए इक्वल टू क्या होता है, एक्स से पी नोट ए हो क्या होता है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पी ए और एक्स ए में ग्राफ बनाओ, क्या सोचने लग गए? स्ट्रेट लाइन है? अरे दोनों डायरेक्ट, ये तो कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, स्ट्रेट लाइन। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, पी ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी पी नोट ए, मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब ये मैक्सिमम हो जाएगा, और ये मैक्सिमम होगा 1 पी नोट ए, मतलब ये जो हाइट है वो क्या आएगी पी नोट ए। इस ग्राफ को मान लो मुझे वही एडजस्ट करना है वहां पे ही, तो देखो शुरुआत 0 से होगी, मैक्सिमम कितना जाएगा पी नोट ए, शुरुआत 0 से होगी, मैक्सिमम कितना आएगा पी नोट ए, और स्ट्रेट लाइन आएगा। समझे कि नहीं समझे? मतलब ये ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, थोड़ा सा हो गया लेकिन है स्ट्रेट लाइन ये वैसे, है ना, ये लो। तो ये जो है ना ये ग्राफ तो है पीएस के लिए, जो होता है एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी, मतलब चाहे तो ये इक्वेशन लिखें या ये लिखें, मतलब तो एक ही है ना। ये जो ग्राफ है वो है पी ए इक्वल टू एक्स ए पी नोट ए, इस लाइन का पीएस से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि पीबी और एक्सबी का ग्राफ बनाऊं, क्या बिल्कुल ऐसा ही आएगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी पी नोट बी। अगर इस ग्राफ को मुझे यहां शो करना है तो देखो यहां एक्स बी 0 है, मतलब शुरुआत एक्स बी 0 से होगी, एक्स बी 0 यही है क्या, देखो खत्म होगा जब एक्स बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहां एक्स बी इक्वल टू 1 हो रहा है, स्ट्रेट लाइन चलेगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू पी नोट बी की इक्वल आएगी। तो ये ग्राफ बना ऐसा, ये फॉलो कर रहा है पीबी इक्वल टू एक्स बी पी नोट बी। समझ गए? अब ये अजीब सा ग्राफ कैसे दिखा था पहले, उसका रीजन ये था कि एक तो इसके अंदर 3 ग्राफ हैं, एक नहीं है, एक पीए का, एक पीबी का और एक पीएस का। दूसरा बार ये ग्राफ है ना वो एक्स से एक्स बी दोनों के साथ बनाया गया है, इधर जाते हो तो एक्स ए के साथ, इधर आते हो तो एक्स बी के साथ, मतलब टोटल 6 ग्राफ हो गए यहां पे। 6 कैसे, पीएस का एक्स ए के साथ एक्स बी के साथ, पीए का एक्स ए के साथ एक्स बी के साथ, ऐसे पीबी का, तब ये ग्राफ कॉम्प्लेक्स लग रहा है। अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा? ओके, इस ग्राफ से हमारे केवल एक ही टाइप की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है बस, वो क्या, देखो ये खूब सारे सॉल्यूशंस हैं अलग अलग कंपोजिशन के। मान लो मैंने बोला कि ये एक सॉल्यूशन है, ये यहां एक्स ए इक्वल टू 0.9 है और एक्स बी इक्वल टू 0.1 है, इधर जाने पर एक्स से बढ़ रहा है ना, यहां एक्स से 1 हो गया तो यहां क्या होगा 0.9 मान लेते हैं, अगर ये 0.9 होगा तो 0.1 होगा,
अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहां पर पीए कितना है, पीए पीए कितना है, तो पीए को कौन शो करता है, ये लाइन। यहां सीधा ऊपर चलो, ये जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, पीए की। नहीं समझे? अब मैं आपसे बोलूं कि यहां पीबी शो करो, तो पीबी की लाइन कौन सी है, ये वाली। मींस यहां से मैं चलना स्टार्ट करूंगा, यहां मुझे क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा, पीबी। अब मैं बोलूं कि इस सॉल्यूशन का, ये जो सॉल्यूशन है ना इस कंपोजिशन का, इसका पीएस बताओ, तो पीएस होता है पीए प्लस पीबी। तो ये इतना बड़ा क्या है, पीए, इतना सा क्या है, पीबी। इस पीए के अंदर उठा के ये पीबी ऐड कर दो, है ना। ये जो पार्ट है वो क्या है, पीबी के बराबर है। अब जाके ये पीएस बन गया। वापस समझाता हूं, देखो यहां देखना। मान लो ये सॉल्यूशन लिया आपने, जहां एक्स ए है ना, वो तो है 0.4 और एक्स बी है 0.6। ये बताओ किसको बताएगा, ये वाला पार्ट ये बताएगा पीए को। ये किसको बताएगा, यहां से लेके यहां तक का, ये बताएगा पीबी को। ये यहां से लेके यहां तक पीबी है, इस पीए को उठाओ और यहां रख दो। यहां रखते ही ये वापस क्या बन जाएगा, पीए बन जाएगा। हमसे बस ऐसे पूछ लेते हैं कि ये जो है ना प्रेशर, ये किसके इक्वल है। समझ गए? ऐसे पेपर प्रोग्राम में क्वेश्चन पूछा है, ऐसे लिखता है ये एक्स है, ये वाई है, ये कुछ और है, जेड है। तो क्या एक्स और जेड सेम है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो एक्स और जेड सेम है। बस इस टाइप की प्रॉब्लम, इस ग्राफ से यही समझना होता है। क्लियर ये बात भी? तो ये हमने एक सॉल्यूशन जो टू वोलेटाइल लिक्विड से बना हुआ है, उसका वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखा है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। अब मैं यही एक कंसेप्ट लेकर आता हूं, वो है मिक्सचर ऑफ लिक्विड प्लस सॉलिड, है ना। हम यहां पे टोटल है ना 3 सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। एक बार 2 लिक्विड को मिक्स करेंगे, एक बार लिक्विड में सॉलिड मिक्स करेंगे, एक बार लिक्विड में गैस मिक्स करेंगे। सॉल्वेंट हमेशा क्या लेंगे, लिक्विड। इसलिए इस चैप्टर का नाम लिक्विड सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन तो सॉलिड भी हो सकते हैं ना, गैस तो हमेशा ही सॉल्यूशन होती है, गैसेस का मिक्सर। लेकिन आपको केवल लिक्विड सॉल्वेंट वाले पढ़ने हैं यहाँ पे। इस बार आपको सॉलिड मिक्स करना है। ये जो लिक्विड है वो क्या होगा, सॉलिड के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो आपको क्या मानना है, ओके। अगर मैं एक प्योर लिक्विड में कोई सॉलिड मिक्स कर दूं तो बन जाएगा सॉल्यूशन। उसका वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपको यहां पढ़ना है। नहीं समझे बात मेरी? सबसे पहले हमने क्या किया था, प्योर लिक्विड का कैसे पता करते हैं, फिर 2 लिक्विड्स मिक्स कर दें तो कैसे पता करते हैं, अब एक लिक्विड लें एक सॉलिड लें और फिर पता करें कि वेपर प्रेशर क्या आएगा। तो वो चीज यहां पढ़नी है आपको। और उसके अलावा और भी कई सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। पहले मैं वेपर प्रेशर की कैलकुलेशन बता देता हूं 1 मिनट के अंदर। देखो आपने बोला था कि पीए क्या होता है, एक्स ए पी नोट ए प्लस, या ऐसे करो पहले तो, पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, ऐसे लिख सकते हैं। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। बी क्या है, नॉन वोलेटाइल, तो उसका वेपर प्रेशर कितना आएगा, 0। अगर ये नॉन वोलेटाइल है तो जो पीबी है वो कितना आएगा, 0। तो ये तो हो गया 0।
तो जो पीएस है वो क्या बचा फिर, पीए, और उसको आप कैसे लिख सकते हो, एक्स ए पी नोट ए। आप बताएं पीएस बड़ा है या पी नोट ए बड़ा है? बिल्कुल सही बात है, पीएस इज ऑलवेज लेस देन पी नोट ए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा एक से कम ही आएगी। मतलब ये हुआ कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं किसमें, एक लिक्विड के अंदर, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा उस प्योर लिक्विड से कम आता है। कम आने का रीजन देखो, पहले ऐसे था, पहले यहां पे क्या था, प्योर लिक्विड था, पूरी सरफेस से वेपोरेशन हो रहा था, पूरी सरफेस पे कंडेंसेशन हो रहा था। अब जैसे आपने इसके अंदर मान लीजिए NaCl मिक्स कर दिया, सपोज करिए NaCl, NaCl मिक्स करते ही क्या होगा, अब इस सरफेस पे आपको Na+ और Cl- भी मिलेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ऐसा होने पर रेट ऑफ वेपोरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम हो जाएगी। पहले पूरे सरफेस पे इन दोनों को कंपेयर करो, देखो ये प्योर लिक्विड है और ये सॉल्यूशन है जिसमें आपने क्या मिक्स कर रखा है, NaCl। यहां पूरी सरफेस से वेपोरेशन होता है, सही बात है ना, पूरी सरफेस से वेपोरेशन होता है, तो क्या होगा, रेट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होगी, यहां रेट ऑफ वेपोराइजेशन कम होगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जैसे ऐसे देखो, ये प्योर लिक्विड था, इसमें तो आपने ग्राफ ऐसे बनाया था, यहां जाकर इक्विलिब्रियम आ गया था। इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, कौन से के लिए, सॉल्यूशन के लिए, तो यहां पर रेट ऑफ वेपोराइजेशन पहले से कम हो चुकी, ये क्या था, ये वाला, ये रेट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब फॉरवर्ड था, ये बैकवर्ड, ये तो प्योर लिक्विड की बातें थी। जब आपने सॉल्यूशन बनाया तो क्या कम हो गया, देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है समझ में आ जाए, नहीं याद तो है ही अपने कि पीएस छोटा होता है पी नोट ए से, पर ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो बड़ी मुश्किल से समझ में आता है। मैं ये बता रहा था कि हमें पता है ये बात कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर लिक्विड से कम आएगा, उसका मैं रीजन समझा रहा हूं। रीजन मैंने क्या समझाया, अब इस रेड लाइन को मत देखो, केवल ब्लैक देखो, ये ब्लैक लाइन प्योर लिक्विड की थी, ये किसको बता रहा है, रेट ऑफ वेपोराइजेशन को, ये बता रहा है रेट ऑफ कंडेंसेशन को, यहां जाकर इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम आते ही बोलोगे कि ये वेपर प्रेशर है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से क्या कम हो जाता है, रेट ऑफ वेपोराइजेशन, कम होना मतलब ये नीचे आ जाएगा। अब इक्विलिब्रियम कहां पे आया, अब तो इक्विलिब्रियम यही आ गया, जल्दी से इक्विलिब्रियम आ गया, जल्दी आया मतलब उतनी वेपर्स नहीं बन पाई होंगी अभी जितनी पहले बनी थी, समझे बात। तो ये मैंने तीनों चीजें समझा दी आपको, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, टू लिक्विड्स का मिक्स हो तो कैसे, और सॉलिड मिक्स कर देता हूं कैसे। उसके बाद एक टॉपिक आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नाम सुना है, ओके। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसका पार्ट है, इस वाले सॉल्यूशन के, ना कि ऊपर वाले के। ऊपर वाले में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी, किस में आएंगी, इस वाले में, किस वाले में, जब एक लिक्विड और एक सॉलिड हो तो, समझे। सबसे पहले बताओ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। आपने जो सोल्यूट ऐड करा था ना, क्या सोल्यूट ऐड किया है इस नेचर पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि वह सोल्यूट के पार्टिकल्स की रिलेटिव अमाउंट पर डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दो सॉल्यूशन बनाए, ये है 1 MHCl और ये है 1 MHNO3, या कुछ और ले लेते हैं चलो, 1 M ग्लूकोज सॉल्यूशन और ये 1 M यूरिया सॉल्यूशन। आपने दो सॉल्यूशन बना लिए, एक यूरिया का और एक ग्लूकोज का, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है।
आप बताओ, मैं कुछ प्रॉपर्टीज का नाम बोलूंगा, आप बताना वो सेम है या डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। सबसे पहले बात, इन दोनों की कंडक्टेंस, ये दो सॉल्यूशन है ना, इन दोनों की कंडक्टेंस सेम होगी या डिफरेंट डिफरेंट होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। हर पार्टिकल की कंडक्टेंस डिफरेंट होती है, वो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करता है। ओके, दूसरा मैं आपसे पूछूं कि किस सॉल्यूशन पर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो आपने कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा कि दोनों के ऊपर वेपर प्रेशर सेम है। समझे मेरी बात? दोनों पर वेपर प्रेशर सेम है, मींस इस बात का तो फर्क ही नहीं पड़ा कि ग्लूकोज डाला था या यूरिया डाला था, केवल कंसंट्रेशन देखकर आप कमेंट कर रहे हो। अगर कंसंट्रेशन सेम है तो कुछ प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहले अगर आपसे पूछे डेफिनेशन लिखो तो कैसे लिखोगे? प्रॉपर्टीज which does not depend on nature of solute but depends on relative amount of solute in solution। ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। ये प्रॉपर्टीज किसके लिए है? इस सॉल्यूशन के लिए, ना कि ऊपर वाले के लिए। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने सिलेबस में है। कौन कौन सी? याद कर लो एक बार। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। चारों अच्छे से याद होनी चाहिए, है ना? तो मैं फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहा हूं। ये जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएंगी ना, उनका कंक्लूजन एक ही है कि ये प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करेगी जाके लास्ट में? कंसंट्रेशन पे। सभी के फॉर्मूले में कंसंट्रेशन आनी चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। सही है ना? फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, शॉर्ट में आरएलवी लिख देते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अभी जो आपने यहां पढ़ा था, ये पढ़ रखा आपने, यहां क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि जो पीएस है वो ऑलवेज लेस देन पी नोट होता है। सही बात है? आप ऐसे कुछ सोल्व कर रहे थे कि जो पीएस है वो होता है पीए प्लस पीबी, इसने आपको 0 बोल दिया था, तो पीएस कितना आया? एक्स ए पी नोट ए। फिर आपने बोला कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? पी एस इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी पी नोट ए, ऐसे लिख सकता हूं। फिर तो ऐसे भी लिख सकता हूं, पी नोट ए माइनस एक्स बी पी नोट ए। ठीक है क्या? पी नोट ए माइनस पी एस कितना आया देख के बताओ। पी एस को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, एक्स बी पी नोट ए। देखो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर मैं इसको इसकी इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा एक्स बी। अब इसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव मतलब इनिशियल वैल्यू से रिलेट करना, ये है आर एल वीपी। क्या ये कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है? आ रही है। अगर ऐसा है तो फिर ये कैसा है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो दोनों ही है। अरे ये भी तो इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऐसे लिखोगे तो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बात समझे? तो हमने फॉर्मूला लिखा पी नोट ए माइनस पी एस बाय पी नोट ए इक्वल टू, ये क्या है? किसके मोल फ्रैक्शन है? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो ये लाइन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आरएलवीपी किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, स्मॉल एन क्या है? ये सोल्यूट के मोल्स हैं। आपको पता ही है कि खूब सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे हैं, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन होती है,
इस फॉर्मेट में आएगा तो कैलकुलेशन होती है। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे? देखना, इसको उल्टा करो, पी नोट ए बाय पी नोट ए माइनस पी एस इक्वल टू एन एन एन। कोई दिक्कत? अब इन दोनों साइड में से -1 करो, दोनों तरफ से -1 करो। -1 करके देखता हूं, मैंने पी नोट ए बाय पी एस ये एलसीएम लिया, ऊपर क्या आया, पी नोट ए माइनस पी नोट ए प्लस पी एस। देखो सही से, एन प्लस एन माइनस एन, यहां से पी नोट ए कैंसिल आउट, इधर से एन कैंसिल आउट। अब इसको वापस उल्टा कर दो, वापस उल्टा करने पर ये बना पी नोट ए माइनस पी एस बाय पी एस इक्वल टू एन बाय एन। कैलकुलेशन के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है, लेकिन 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 ये आरएलवीपी नहीं है, ये आरएलवीपी नहीं है। आरएलवीपी कब होता? इनिशियल अमाउंट से डिवाइड करते। तो आरएलवीपी का फॉर्मूला तो केवल इस बात को समझाने के लिए है कि ये एक्स बी के इक्वल आएगा, लेकिन अगर कोई कैलकुलेशन आए ना तो आप इससे करिए। अब मैं करके बताऊंगा, इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। देखो मतलब कंक्लूजन ये हुआ फाइनली, जो आपका टॉपिक चल रहा है ना आरएलवीपी, उसका कंक्लूजन ये है कि आरएलवीपी इक्वल टू पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, है ना, मींस एन एन प्लस एन। या इसको मैं लिखूं पी नोट माइनस पी एस बाय पी एस बाय पी एस, तो ये क्या मिला, एन बाय एन। क्लियर? अब इसमें जो सोलवेंट के मोल्स आया करेंगे ना, वो थोड़े बेकार से आएंगे। बेकार क्यों आएंगे? क्योंकि वाटर का मोलर मास 18 होता है, और वाटर हमेशा कैसे लेते हैं, 1 लीटर, आधा लीटर, इस टाइप से। समझे मेरी बात? कभी कभी ऐसे बोल देते हैं वो, फॉर ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फिर आगे कैलकुलेशन कराते हैं। वेरी डाइल्यूटेड मतलब वहां सोल्यूट की अमाउंट सोलवेंट के कंपेयर में बहुत कम है। वेरी डाइल्यूट देखते आप किसको उड़ा दोगे, ऊपर वाले को उड़ा दें? नहीं, जो प्लस माइनस में होता है उसी को उड़ा सकते हैं। समझे मेरी बात? तो वेरी डाइल्यूट हुआ तब तो बात खत्म। देखो अब ये दोनों सेम से बन गए, इधर वाला पार्ट। और वेरी डाइल्यूटेड नहीं है तो फिर छोटे एन को मत उड़ाना यहां पे। तो ये आपका कंक्लूजन है जो आपको लिखना है। आप आरएलवीपी में ये बात लिख लीजिए, तो मैंने लिखाई अभी। ये फॉर्मूला पता था क्या आप लोगों को? हाँ, कई बार ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, तो हमें ध्यान होना चाहिए। फटाफट से लिखो कहीं पे भी, फिर इस पे एग्जाम्पल करते हैं। लिख लिया? फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो, कैलकुलेट कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट नहीं, ग्लूकोज। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एडेड टू, ऐड किया मतलब एडेड टू 900 ग्राम्स ऑफ वाटर, 900 ग्राम्स ऑफ वाटर। So its vapor pressure, so its vapor pressure
इज डिक्रीज्ड बाय 20%, डिक्रीज बाय 20%। ये मैं सोल्व करूंगा, फिर नेक्स्ट आप करना। बताओ बच्चों, पी नोट कितना है? हाँ, अरे परसेंटेज में है यार, तो 100 मान लो कि पी नोट कितना है 100। पीएस कितना है? डिक्रीज्ड बाय 20%, मतलब 20% कम हो गया, तो कितना हो गया 80। मैं एक बार ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, ऊपर वाला है ना। मैंने लिखा कि आरएलवीपी है पी नोट माइनस पीएस बाय पी नोट इक्वल टू, सही है क्या? पी नोट कितना 100 माइनस 80 बाय 100 इक्वल टू एन, एन प्लस वाटर की डेंसिटी नहीं दे रखी, 1 ले लेना, तो 900 ml था ना, तो 900 ml का मतलब कितना हो गया 900 ग्राम, क्या ग्राम में दिया तो फिर ठीक है, ml में दिया तो भी ग्राम मान लेते हैं ना, डिवाइडेड बाय 18। ये बचा 20 बाय 100 मतलब 1 बाय 5 इक्वल टू एन बाय एन प्लस, ये कितना रहा है 50। इसको इधर ले आओ, एन प्लस 50 इक्वल टू 5n, 4n इक्वल टू 50, n इक्वल टू 50 बाय 4 इक्वल टू 12.5 मोल आपको ऐड करना है। समझ में आया? मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसका मास आ जाएगा। मैंने कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं दी यहां पे, 900 इसीलिए लिया था कि कैंसिल आउट हो जाए। इसको इससे सोल्व करके देखते हैं, इससे सोल्व करके देखते हैं। देखो ये कितना है 100 माइनस 80 बाय 80, हाँ 80 इक्वल टू n बाय 50, सही है ना, वाटर की 50 मोल ही है। ये कितना बचा 20, मतलब 1 बाय 4 इक्वल टू n बाय 50, n इक्वल टू 50 बाय 4 मतलब 12.5। इससे कैलकुलेशन काफी हल्की हो जाएगी। इसमें ये n नीचे चला गया ना, तो ये डिस्टर्ब कर देता है सारा कैलकुलेशन को। बीच में प्लस आ गया ना, प्लस नहीं आता तो कैंसिल आउट कर लेते। इसलिए बोल रहा हूं कि कैलकुलेशन में इसको यूज करो, ज्यादा अच्छा है। समझे मेरी बात? अब आपको लग रहा होगा सर इसमें भी कहां कैलकुलेशन है, वो डेटा बहुत आसान थे, वरना वो प्लस करने में जोर आता। क्या टॉपिक चल रहा है? चैप्टर का नाम नहीं। हमने केस 1 पढ़ा था, 2 लिक्विड मिक्स करे थे, अब हम लिक्विड में सॉलिड मिक्स करने लग गए। जैसे लिक्विड में सॉलिड मिक्स करोगे वो सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो करना स्टार्ट कर देता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? जो सोल्यूट की रिलेटिव अमाउंट पे डिपेंड करती है। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चल रही है आरएलवीपी। आरएलवीपी किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूट? ओके, ये दो फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं यहां से। नेक्स्ट करके देखो, अब आपको करना है ये, कहां हो गया अभी 5 हो गया क्या? ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। तो आप ये राउल्ट्स लॉ वाले है ना, 2 लिक्विड वाला, वो एग्जांपल कर सकते हो। खूब सारे दे रखे हैं अपने मॉड्यूल के अंदर, तो जो जो आपके डाउट आए थे ना, सर्कल बनाए थे, उनको करके देखो।